सो स्टूडेंट लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। स्टूडेंट, जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है वो सभी प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आती है। क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति के विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। जो जितने भी संसाधन हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक जो संसाधन है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका नष्ट ना हो या जो खत्म ना हो। अक्षय मतलब अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते हैं। वे संसाधन प्रकृति में असीमित रूप में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। उदाहरण है सूर्य का प्रकाश, वायु। ये सभी वो हैं स्टूडेंट जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, असीमित मात्रा में हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और वायु कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। और दूसरे आते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी समाप्त होने वाले संसाधन हैं। क्रियाकलाप 5.2 आपको खुद करनी है। मान लीजिए कि पात्रों में खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपयोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका निर्माण सजीव प्राणियों में मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। स्टूडेंट, जो हमने सोचा कि जो समाप्त होने वाले जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने जा रहे हैं, लेकिन जब जैसे कोई पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी के लिए सोच सकती है कि ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी कैसे इसका यूज़ करेगी। और दूसरा आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब जो पहले भूकंप के नीचे जो कोयले, पेट्रोल, ये जो ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं इन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब आता है कोयला। कोयला तो जैसे आप सभी ने देखा होगा स्टूडेंट, आपने कोयला देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, जैसा आपको पिक्चर में बताया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। स्टूडेंट, कोयले का उपयोग तो आप जानते ही, खाना पकाने में, ईंधन के रूप में और बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। लगभग कोयले की कहानी के कोयला हमें कहाँ से मिलता है? लगभग 3,000 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वो संपीड़ित हो गई। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। कोयले को जीवाश्म भी कहते हैं। और 5.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो कोयला बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयला मिला कैसे? बहुत टाइम पहले जब जो प्रकृति थी इसमें बाढ़, भूकंप की वजह से जो पेड़ पौधे थे ज़मीन के नीचे दब गए और उनके ऊपर मिट्टी जम गई। उसके प्रेशर के संपीड़न की वजह से ये कोयले में परिवर्तित हो चुके हैं। आपको इस चित्र में कोयले की खान दिखाई गई है।
वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रकरण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। आपको पता है स्टूडेंट कि कोयले में से कार्बन डाई गैस निकलती है क्योंकि वो कार्बन ही तो होता है, और हम ऐसे ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा इसको कोयले को चेंज करके जैसे कोल, कोलतार और कोयला गैस में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। पहला आता है कोक। कोक क्या होता है? यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योगों, निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट आता है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उपयोग जैसे कि संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम दैनिक जीवन में जो जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, कुछ का जो बनते हैं वो कोलतार से ही बनते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कोयला गैस। कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रकरण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों के ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में आसपास कोयले गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत में किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कार में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों में और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रो एवं ओलियम से हुई है क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टान के मध्य में निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गया और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, वायु ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया गया। स्टूडेंट, आपने देखा कि पेट्रोल को कैसे प्राप्त किया गया। पेट्रोल जो होता है उसको प्राप्त करने की प्रक्रिया पेट्रोलियम कहलाती है, जो मतलब ये पेट्रोल प्राप्त होता है। और आप जानते हो कि अनेक जीव जंतु, पेड़ पौधे जो ज़मीन के नीचे दब गए हैं और दब के जब उन पर मिट्टी जम गई है उसके बाद उन्हें कोयला, जो मिट्टी जम गई उनके प्रेशर की वजह से वो पेट्रोल में चेंज हो गए हैं। चित्र 5.4 देखिए, जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर। ऐसा क्यों? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, इससे मिश्रित नहीं होते हैं। जो तेल होता है वो जल से हल्का होता है, इसलिए वो ऊपर की साइड होता है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था, ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब आता है पेट्रोलियम का परिष्करण। परिष्करण मतलब इसको साफ कैसे किया जाता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी जो गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणकरणी में संपादित किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों और उनके उपयोग सारणी 5.1 में दिए गए हैं। स्टूडेंट, आपको जो चित्र 5.5 बताया गया है वो पेट्रोलियम परिष्करण की जो मतलब कैसे परिष्करण अलग किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। वो उस चित्र में उसमें जो जगह है वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपके जो पेट्रोलियम है उनमें कौन कौन सा संगठक होते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। जैसे द्रवित पेट्रोलियम मैंने LPG का घरों और उद्योग में ईंधन के रूप में, पेट्रोल का मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक में, मिट्टी का
का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्र के लिए, स्नेहक तेल के लिए, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन के लिए और बिटुमनी पेंट तथा सड़क निर्माण में होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेशे, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे काला सोना कहते हैं। लास्ट आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन और वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों से सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। प्राकृतिक गैस, जैसे आप स्टूडेंट देखते हैं घर में, जैसे आपके जो सिलेंडर लगे होते हैं उनमें सीएनजी गैस ही भरी होती है। पेट्रोल की जगह अब तो गाड़ियों में भी जो सिलेंडर टैंक यूज़ में आने लगे हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा है और उससे प्रदूषण होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस से बहुत कम प्रदूषण होता है और ये सस्ती भी होती है, इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों के लिए भी किया जाने लगा है। पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब आते हैं कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, विश्व उष्णन कम खतरा रहेगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक होगी। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं और उनके गुर हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। यातायात लाइटों और अथवा जहाँ उसकी प्रतीक्षा करनी हो लाइट का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो सीमित संसाधन है जो ख़त्म होने वाले हैं वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएंगे। 100 वर्षों से ज़्यादा वो नहीं चलेंगे, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम जब ज़रूरत हो तभी उन चीज़ों का यूज़ करें, अदरवाइज़ इनको बंद कर दें, क्योंकि उनकी वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।